हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फोर्थ एपिसोड ऑफ ड्राफ्टिंग सीरीज। मैं हूं सीएस अंकिता अग्रवाल एंड आज इस क्लास में हम देखेंगे कि नोटिस ऑफ एनुअल जर्नल मीटिंग कैसे ड्राफ्ट किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। बट उससे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे एपिसोड 1, 2, 3 रिगार्डिंग बोर्ड मीटिंग नोटिस, रेजोल्यूशन एंड मिनट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज आप जाके देखिए, आपको बेटर क्लैरिटी आएगी इस कॉन्सेप्ट की, क्योंकि मैंने काफी कुछ इन डिटेल उन वीडियोज में एक्सप्लेन कर दिया है। सेकंड, अगर आपने मेरे चैनल लीगल ब्रेनरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्द सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस का पेपर 2 एंड पेपर 3 दैट इज़ कंपनी लॉ एंड सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर की रिविजनरी वीडियोस, फुल रिविजनरी वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन लीगल ब्रेनरी फॉर सच डिटेल्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज नोटिस ऑफ एजीएम। नोटिस ऑफ एजीएम में स्टार्ट करने से पहले, ड्राफ्टिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर करना चाहती हूँ कि प्रोविज़न क्या कहता है। आई नो कि आपको पता होगा, बट स्टिल फॉर द रिवीजन पर्पस। सेक्शन 101 आपका बोलता है नोटिस की प्रोसीजर्स, प्रोविजंस कि क्या होने चाहिए। 21 क्लियर डेज़ में होना चाहिए। टू द प्रॉपर पर्सन को जाना चाहिए, प्रॉपर पर्सन एट प्रॉपर टाइम। टाइम मतलब 21 क्लियर डेज। मीटिंग अगर आपकी यहाँ पे होनी है तो 21 क्लियर डेज का आपका टाइम होना चाहिए। 21 क्लियर डेज का कि आप नोटिस, क्योंकि बहुत सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं। नेक्स्ट 102 आपका एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के बारे में बात करता है। वो हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। प्रॉपर पर्सन से मेरा क्या मतलब है यहाँ पे? प्रॉपर पर्सन मतलब मेंबर्स, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इफ एनी। अगर मेंबर्स हैं, मेंबर्स की किसी की डेथ हो चुकी है तो जो भी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको भी आप भेजोगे। प्लस डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स एंड वन मोर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया। तो ये प्रॉपर पर्सन है जिनको आप भेजोगे। स्टार्ट कैसे करते हैं? नोटिस इज हेयर बाय, साथ साथ लिखते जाओ या फिर सुनते जाओ, लिख बाद में भी लेना, बट यहाँ पे स्टोर होना बहुत जरूरी है। नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट द नंबर ऑफ मीटिंग, नंबर ऑफ एजीएम, मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपकी 10th एजीएम हो रही है तो आप लिखोगे 10th एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स। ऑब्वियसली एनुअल जनरल मीटिंग किसकी होती है? शेयर होल्डर्स की होती है। ऑफ द कंपनी विल बी हेल्ड, कब होगी? डे, डे मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कौन सा डे है? दी 29th डे, यानी डेट ऑफ सितंबर 2020 एट रजिस्टर्ड ऑफिस एट 2 PM टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस। ये आपकी स्टार्टिंग होगी। हमेशा जो भी नोटिस या फिर बोर्ड रेजोल्यूशन या फिर मिनट्स जब भी जाते हैं कंपनी की तरफ से, वो कंपनी के लेटर हेड पे जाते हैं। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, ऑफिस, ये सब ये आपके लेटर हेड पे होता है। इसलिए मैंने आपका नोटिस स्टार्ट किया है। अच्छा, हमेशा जब भी आपका एजीएम का नोटिस ड्राफ्ट करने के लिए क्वेश्चन पेपर में आएगा, आपको गिवन होगा कि आप नोटिस करो, एजीएम का ड्राफ्ट करो, बट एटलीस्ट वन स्पेशल बिजनेस होना चाहिए। अब जिसको नहीं पता एजीएम में क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं आप उन बच्चों के लिए एक बार एक्सप्लेन कर दूं इन शॉर्ट। एजीएम में आपके दो बिजनेस होते हैं, एक होता है आपका ऑर्डिनरी बिजनेस, एक होता है आपका स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस जो होता है हमेशा फिक्स्ड होता है, मतलब ये जो आपके 4 आइटम्स हैं ये आपके हमेशा एजीएम में कंडक्ट होंगे ही होंगे। क्या-क्या बिज़नेस है? एनुअल अकाउंट्स, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, जो आपकी बैलेंस शीट है, उनको क्या करते हो आप? रिसीव करते हो, कंसीडर करते हो और ऑथेंटिकेट करते हो, एडॉप्ट करते हो, सॉरी, और एडॉप्ट करते हो इन एजीएम। फिर डिविडेंड टू रिकमेंड, हम रिकमेंड जो करते हैं डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, वो हम एज अ ऑर्डिनरी बिजनेस करते हैं। फिर डायरेक्टर अगर हमें कोई अपॉइंट करना है या रीअपॉइंट करना है इन प्लेस ऑफ द ऑलरेडी बाय वे ऑफ रोटेशन, तो हम करते हैं। फिर ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं और उसकी रेम्यूनरेशन फिक्स करते हैं। तो मैं एक बार डिक्टेट कर रही हूँ सारे बिजनेसेस, प्लीज राइट इट डाउन। फर्स्ट ऑर्डिनरी बिजनेस लिखोगे, ये यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, यहाँ पे स्पेशल बिजनेस नहीं करोगे, स्पेशल बिजनेस के नीचे आएगा। तो ऑर्डिनरी बिजनेस आप ऐसे लिखोगे बड़ा बड़ा, ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस
उसके बाद वन बाय वन जैसे मैं डिक्टेट करती जा रही हूँ वैसे लिखते जाओ। फर्स्ट पॉइंट, टू रिसीव, कंसिडर एंड अडॉप्ट, to receive, consider and adopt the audited profit and loss account for the year ended 31st March 2020। मैं आगे बढ़कर बोल रही हूँ। द बैलेंस शीट कॉमा, द बैलेंस शीट 2020 के बाद कॉमा, द बैलेंस शीट एज एट दैट डे एज दैट डेट and the reports of directors report होती है ना, reports of directors and auditors thereon। ये आपका पहला बिजनेस की एक्सप्लेनेशन हो गई। आपको वही लिखना है जो मैंने आपको बोला है, ये तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए, तो पूरा एक प्रॉपर सेंटेंस कि क्या हुआ। सेकंड, डिविडेंड, टू डिक्लेयर डिविडेंड, टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। थर्ड, डायरेक्टर वाला पॉइंट, टू अपॉइंट अ डायरेक्टर, to appoint a director in place of Mr. Dash, कुछ भी लिख दो, who retires by rotation and being eligible, comma, offers himself for reappointment। Then next, auditor, to appoint auditors of the company, and fix their remuneration। नेक्स्ट आप ऐसे लिखोगे, स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस के जो 4 ट्रांजैक्शन थे वो हमने एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट, अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में जैसे मैंने आपको बताया आता है कि आप नोटिस डाल दो एजीएम का। नोटिस जब आप ड्राफ्ट करोगे तो ये 4 आइटम्स तो फिक्स्ड हैं, बट उसमें कभी कभी लिखा होता है, आई थिंक 2017 में ये क्वेश्चन आया था कि एटलीस्ट कंटेन वन बिजनेस स्पेशल बिजनेस। तो स्पेशल बिजनेस के लिए मैंने आपको 2 फॉर्मेट करवाए हैं, 2 आइटम्स एज अ ड्राफ्टिंग के उससे करवाया है कि अगर आपके पास आता है कि आप स्पेशल बिजनेस करो 1 या 2, तो एटलीस्ट अगर आपको ये पता होगा ना तो आप फटाफट लिख दोगे। तो आप लिखो, मैं टू कंसिडर, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे, ये आपकी 5th आइटम है क्योंकि 4th आइटम तो यहाँ तक हो गया था, 5th आइटम यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट नहीं होगा। टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट वगैरह वगैरह, ये जो पूरा लिखा हुआ है मैं बताती हूँ, ये आपकी हेडिंग है। फिर आपका यहाँ से रेजोल्यूशन स्टार्ट होता है। रेजोल्यूशन अभी आप ऐसे लिख लो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट इन थॉरो एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट क्लास में होगा क्योंकि आज हम नोटिस कर रहे हैं। तो लिखो, टू कंसिडर and if thought fit, to consider and if thought fit, to pass with or without, ये without है, to pass with or without modifications the following resolution as special resolution, the following resolution as special resolution। अब आप बताओगे इसमें हमने ये क्यों लिखा स्टार्टिंग में, टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट टू पास दिस एंड दैट। हम एक तरीके से परमिशन मांग रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि ये जो रेजोल्यूशन नीचे हमने लिखा हुआ है, आप इसको कंसिडर करो। आप कौन? शेयर होल्डर्स। इनके लिए बोला जा रहा है, ये शेयर होल्डर्स के लिए बोला जा रहा है। टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट, अगर आपको सही लगता है तो, क्यों? क्योंकि आप ओनर्स हो, आपका पैसा हमारी कंपनी में लगा हुआ है, तो आप इसे कंसिडर करो। और अगर आपको सही लगता है, इफ थॉट फिट टू पास, आप पास कर सकते हो विद कोई मॉडिफिकेशन करके और विदाउट मॉडिफिकेशन द फॉलोइंग रेजोल्यूशन एज SR,
स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। अब हमने रिजॉल्व दैट क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्रपोज्ड रेजोल्यूशन है, अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है। हम उनको बताना चाह रहे हैं, ये सेक्शन 12 से रिलेटेड है। सेक्शन 12 जिसको नहीं पता है प्लीज पढ़ना शुरू कर दो प्लीज। तो सेक्शन 12 होता है चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर आप अपने कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर चेंज कर रहे हो तो वो सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में फॉल करता है। और इसके रिगार्डिंग जितने इसके सिनेरियोज हैं, ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज कंपनीज एक्ट में है, सेक्शन 12 में जो 4 केसेस हैं कि आप लोकल लिमिट्स में करते हो, आप वन सिटी टू अनदर करते हो, आप वन जुरिडिक्शन टू अनदर करते हो, वन स्टेट टू अनदर स्टेट करते हो, उसका इन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में दिया हुआ है। आप 3rd या 4th अगस्त की जो क्लास है वो देखना, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी। अब इसमें क्या है देखो, रेज़ोल्यूशन कैसे स्टार्ट किया है, इन्वर्टेड कॉमास ऑन रिज़ॉल्व दैट पर्सुएंट मतलब इससे रिलेटेड टू सेक्शन 12 एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजंस, मतलब सेक्शन 12 में जो लिखा हुआ है वो तो है ही, बट उसके साथ जो हमारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, इफ एनी, अगर कोई है और प्रोविजंस एप्लीकेबल ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंफर्मेशन सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द रीजनल डायरेक्टर। ये कौन है हमारा रीजनल डायरेक्टर? जिसने पढ़ा होगा उसको पता होगा कि जब हम एक जुरिडिक्शन या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हैं तो हमें रीजनल डायरेक्टर की परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है। वेस्टर्न रीजन इसने बोला हुआ है, एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स न्यू दिल्ली। द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी बी शिफ्टेड फ्रॉम मुंबई टू पुणे। इसने एक्सप्लेन किया है फ्रॉम मुंबई टू पुणे विद द सेम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। मुंबई से पुणे शिफ्ट हो रहा है, दोनों सिटीज जो हैं वो किस में है, महाराष्ट्र में है, बट एक जुरिडिक्शन से दूसरी जुरिडिक्शन में चेंज हो रहा है तो हमें रीजनल डायरेक्टर की परमिशन की रिक्वायरमेंट है। अब ये हमारा खत्म हो गया। अब हमारा सेकंड बिजनेस है ऑथराइज्ड कैपिटल का। ये मैं डिक्टेट करूंगी, प्लीज आप अच्छे से समझिएगा। फर्स्ट हो गया आपका सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस, मैं एक बार ये भी डिक्टेट कर रही हूँ। सेकंड जो मैं डिक्टेट करूंगी वो तो आपको लिखना ही है, मैं एक्सप्लेन करूंगी उसके बाद। फोर्थ हमने क्या देखा था, टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट टू पास विद और विदाउट मॉडिफिकेशंस द फॉलोइंग रेजोल्यूशन एज एसआर। तब लिख दोगे अच्छी तरीके से नीचे, रिजॉल्व दैट परसुएंट टू सेक्शन 12 and other applicable provisions if any of the Companies Act 2013 and subject to the confirmation of Regional Director, Western Region, Ministry of Corporate Affairs, New Delhi, the registered office of the company be shifted from Mumbai to Pune within the same state of Maharashtra. Done. अब हमारा आता है सिक्स्थ आइटम जो हमारा है वो है एज पर सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट। जिसको 61 नहीं पता, 61 सेक्शन है आपका चेंज इन कैपिटल, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वही सेम लाइन आपकी यहाँ भी होगी स्टार्टिंग में, टू कंसिडर इफ थॉट फिट वाली, टू कंसिडर एंड इफ थॉट फिट टू पास विद और विदाउट मॉडिफिकेशंस द फॉलोइंग रेजोल्यूशन एज, उसमें ऊपर क्या था, स्पेशल रेजोल्यूशन, यहाँ पे आपका ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है वो आपका बिल्कुल मतलब इस एज पर सेक्शन 61 में आपका स्पेशल रेजोल्यूशन जाता है, इसलिए अब इसको हम ऐसे स्टार्ट करेंगे, रिजॉल्व दैट इन्वर्टेड कॉमा ऑन रिजॉल्व दैट pursuant to section 61 and other applicable provisions as pursuant to section 61 and other applicable provisions if any of the Companies Act 2013, the authorized share capital comma the authorized share capital of the company be and is hereby increased। आप इंक्रीज कैसे करोगे, फ्रॉम अमाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी पहले 1000 थी, 1000 का आप सेग्रीगेशन दोगे कि 100 इक्विटी शेयर्स थे हमारे एट 10 ईच। पहले 1000 को आप इन वर्ड्स लिखोगे, उसके बाद आप यहाँ ऐसे सेग्रीगेशन करोगे, डिवाइडेड 100 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच
₹2 हमने 1000 से 10,000 चेंज किया और उसका भी सेग्रीगेशन दोगे। सेकंड, रिजॉल्व फर्दर डेट, इसके बाद नीचे आप लिखोगे रिजॉल्व फर्दर डेट। रिजॉल्व फर्दर डेट में मैंने बोर्ड रेजोल्यूशन में अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि हम पहला रेजोल्यूशन जब लिखते हैं रिजॉल्व डेट और फिर हम फर्दर क्यों लिखते हैं, उसमें क्या आता है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन बोर्ड रेजोल्यूशन। तो रिजॉल्व फर्दर डेट में लिखो, नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करना है, रिजॉल्व फर्दर डेट द एग्जिस्टिंग क्लॉज 5 ऐसे, क्लॉज 5 of the memorandum of association of the company be and is hereby substituted by the following। सिंपली कुछ नहीं लिखना, उसमें आपको डिटेल लिखनी है यही वाली क्लॉज 5 द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो मैंने आपको ऊपर लिखवाई थी, द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज रुपीज डैश डिवाइडेड इनटू दिस, जो आपकी करंट है ना 10,000 वाली, आप वो लिख दोगे रिजॉल्व फर्दर डेट में थोड़ा सा क्लैरिटी देने के लिए। तो रिजॉल्व फर्दर डेट में ऊपर की ही लाइन कॉपी करी गई है लेकिन एक एक्सप्लेनेशन के साथ। ये आपका हो गया। अब आपका लास्ट जो ये वाला मैटर है, आपने ये यहाँ पे खत्म कर दी लाइन, फिर आप लिखोगे बाय ऑर्डर ऑफ द बोर्ड, यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी, यहाँ पे प्लेस एंड 1 सितंबर 2014। अब ये जो हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नोटिस खत्म हुआ है। नोटिस के साथ आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देनी थी, मैंने बताया था एज पर सेक्शन 102 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब उससे पहले आप 2 पॉइंट्स डालोगे, एक प्रॉक्सी का, एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट का नोट्स में आफ्टर योर नोटिस। नोट्स में क्या लिखोगे? प्रॉक्सी का क्या लिखोगे? अ मेंबर एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग। इसको समझो, अ मेंबर इज एंटाइटल्ड, who is entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint the proxy to attend and vote instead of himself, and such a proxy may not be a member। वो एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, क्योंकि जब आप शेयर होल्डर्स को नोटिस भेज रहे हो, अब कोई शेयर होल्डर हो सकता है नहीं आ सकता हो, बहुत दूर हो, और 90% केसेस में ये होता है कि सारे शेयर होल्डर्स नहीं आते हैं। तो 99% केसेस में ऐसा होता है, मैंने खुद बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करी हैं, एजीएम। सो ये जो आपका प्रॉक्सी वाला पॉइंट है, उसमें क्या क्यों दिया हुआ है? क्योंकि शेयर होल्डर्स को देखो नॉलेज नहीं होती। अब आपके पास किसी दिन बैठे-बैठे आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करा होगा, आपको नोटिस आएगा बोर्ड में एनुअल जनरल मीटिंग का, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले कहोगे कि मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन आप ये समझते हो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है जाना। आपके लिए बहुत ज़रूरी है जाना, तो आप क्या करोगे? आप प्रॉक्सी के लिए एक लाइन डाल दोगे कि अ मेंबर इज़ एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग, इज़ एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अ प्रॉक्सी एंड अटेंड एंड वोट इंस्टेड ऑफ हिमसेल्फ, सच अ प्रॉक्सी नीड नॉट टू बी अ मेंबर। देन प्रॉक्सी इज इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव, अगर आप प्रॉक्सी का भेज भी रहे हो, इन केस आप प्रॉक्सी का भेज रहे हो, तो वो इफेक्टिव तभी होगा, मस्ट बी रिसीव्ड बाय द कंपनी नॉट लेस देन 48 आवर्स बिफोर द टाइम फॉर होल्डिंग द मीटिंग। फॉर एग्जाम्पल आपकी 29th को मीटिंग हो रही है अकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो आपको 27 तक एनी हाउ आपको भेजना है। सेकंड में आप जो डालोगे वही डालोगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट परसेंट टू सेक्शन 102 ऑफ कंपनीज एक्ट इज एनेक्स्ड देयर टू। इसमें आप एक्सप्लेनेशन दोगे, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट दोगे रिगार्डिंग 2 आइटम्स जो हमने ऊपर दिए हैं एज अ स्पेशल बिजनेस। फर्स्ट क्या है आपका आइटम नंबर 5, उसमें आप एक्सप्लेन करोगे जो भी आपने लिखा है, आप उसी को सिर्फ एक्सप्लेन करोगे। मैं आपको एक बार डिक्टेट करके बता देती हूँ और फिर अगर आप चाहो तो नोट कर लेना, वरना आप सिर्फ समझो। सेक्शन 12 प्रोवाइड्स द प्रोसीजर। आइटम नंबर 5 क्या था आपका? सेक्शन 12 था। तो सेक्शन 12 प्रोवाइड्स द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय अ कंपनी to change the place of its registered office। Section 12 provides the procedure to be followed by a company to change the place of its registered office from the jurisdiction of one registrar of companies
from one ROC to another ROC within the same state after obtaining the prior confirmation of regional director. और फिर आप फर्दर उसमें एक्सप्लेन करोगे कि आपका आपका रजिस्टर्ड ऑफिस अभी यहाँ था और यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू सम रीजन. तो नेक्स्ट क्या लिखोगे आप? द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ योर कंपनी इज प्रेजेंटली सिचुएटेड एट दिस एंड ड्यू टू द रीजन दोगे आपका चेंज हो रहा है फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन ऊपर उसकी दी थी ना कि हमारी जो ऑथराइज कैपिटल है वो इससे इतनी इंक्रीज हो रही है, ऐसे हम यहाँ पर देंगे. नेक्स्ट लाइन में लिखोगे सिंस द चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस इज फ्रॉम जुरिडिक्शन फ्रॉम वन आरओसी टू द जुरिडिक्शन ऑफ अनदर आरओसी विद इन द सेम स्टेट. आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है एक जुरिडिक्शन में ही हो रहा है, तो वो क्या है? अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय वे ऑफ रेजोल्यूशन इज नेसेसरी. तो इसलिए हमारा जो एसआर है वो पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है. फिर नेक्स्ट लाइन लिखोगे अकॉर्डिंगली द डायरेक्टर्स रिकमेंड द रेजोल्यूशन फॉर मेंबर्स अप्रूवल. जरूरी है, इसलिए जो डायरेक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं कि मेंबर्स का रेजोल्यूशन पास होना जरूरी है. नन ऑफ द डायरेक्टर्स द कंपनी इन अ वे कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन. कोई भी जो डायरेक्टर है वो इंटरेस्टेड नहीं है. नन ऑफ द डायरेक्टर्स इंटरेस्टेड. अब नेक्स्ट आइटम 6 जो है वो भी आपका वही है. आपको एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है मैं आपको बता देती हूँ. राइट इट डाउन फास्ट. द प्रेजेंट ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. प्रेजेंट शेयर कैपिटल दोगे 1000, जैसे मैंने आपको ऊपर आपको सेग्रीगेशन बताया था वैसे लिखोगे. उसके बाद रीजन दोगे, जैसे आपने यहाँ पे रीजन दिया कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द प्रेजेंट सिचुएशन टू यहाँ पे चेंज हो रहा है ड्यू टू सम रीजन. ऐसे ही आप इसमें एक्सप्लेन करोगे कि आपकी जो प्रेजेंट ऑथराइज्ड कैपिटल थी वो इतनी थी, बट द ग्रोथ ऑफ द कंपनीज. नेक्स्ट लाइन में लिखोगे द ग्रोथ ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस रिक्वायर ऑगमेंटेशन ऑफ रिसोर्सेज. मतलब आपको रिसोर्सेज चाहिए और इसलिए आपको ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करनी है. अकॉर्डिंगली जो अभी आपकी इंक्रीज्ड ऑथराइज कैपिटल उसका सेग्रीगेशन दे दोगे. नेक्स्ट लाइन एज पर सेक्शन 61 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 द पावर टू इंक्रीज ऑथराइज कैपिटल हैज टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग. हर चीज का एक्सप्लेनेशन देना है. जैसे आइटम 5 में दिया था कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, क्यों आप चेंज कर रहे हो और वो किससे स्पेशल रेजोल्यूशन से इफेक्ट होगा. फिर नेक्स्ट लाइन वही अकॉर्डिंगली द डायरेक्टर्स रिकमेंड. ऊपर बोला ना उसने कि जो पावर है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल को इंक्रीज करने की वो जनरल मीटिंग में है कंपनी के पास. तो अकॉर्डिंगली आप वैसे ही करो. अकॉर्डिंगली द डायरेक्टर्स रिकमेंड फॉर द रेजोल्यूशन फॉर द मेंबर्स अप्रूवल. फिर नेक्स्ट लाइन नन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज इन अ वे कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन द प्रपोज्ड रेजोल्यूशन. वो इंटरेस्टेड नहीं है. अब लास्ट जो आप लिखोगे वो लिखोगे इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. द मटेरियल डॉक्यूमेंट्स फटाफट नोट करो. द मटेरियल डॉक्यूमेंट्स रेफर टू हेयर इन अबव. जो भी आपके मटेरियल डॉक्यूमेंट्स हैं इससे रिगार्डिंग will be open for the inspection by the members at the registered office of the company from the date. आप यहाँ पे डेट मेंशन कर दो up to the date of during business hours. और लास्ट में लिख दो by the order of board company secretary place date. ओके तो ये आपका पूरा फुल फ्लैश नोटिस विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट था. आई होप आपको समझ में आया होगा. मैंने अपने बेस्ट मैनर में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. और इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी आपका कंसर्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो. नेक्स्ट अगर आप चाहते हो तो आप डीएम कर सकते हो मुझे लीगल ब्रेनरी पे. मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी. एंड डू प्रैक्टिस. आप प्रैक्टिस करोगे. मुझे पता है ये वाली जो फॉर्मेट है ये बहुत लंबा है, बट अगर आप एनालाइज करोगे ना अच्छे से तो इसमें एज अ लर्न करने का कुछ नहीं है. अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के करोगे, प्रैक्टिस करोगे 2-3 बार तो आपको इजीली हो जाएगा. और बेसिकली फॉर सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स 40 to 50 मार्क्स की आपकी ड्राफ्टिंग मैंडेटरी है. तो प्लीज इसको स्किप मत करना. थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. अभी बहुत टाइम है.
डेली डेली करोगे आराम से आ जाएगा। 5 टू 10 मिनट्स हार्डली एक पे लगते हैं। तो थैंक यू सो मच, विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मिनट्स, पहले हम देखेंगे कि बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे बनता है, सॉरी बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन हम कैसे ड्राफ्ट करते हैं, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है। आज मैंने आपको सिर्फ